1000 साल पहले की बात है, जब ब्लैक अबिस से निकलकर भयानक बीस्ट्स ने अचानक ह्यूमन वर्ल्ड पर इन्वेजन कर दिया था। पूरा संसार केओस में डूब गया था और ह्यूमैनिटी ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन के एज पर खड़ी थी। लेकिन उसी अंधेरे दौर में आसमान से कुछ मिस्टीरियस मॉन्यूमेंट्स प्रकट हुए और इन्हीं मॉन्यूमेंट्स ने इंसानों को दी एक आखिरी होप, एक सर्वाइवल चांस। क्योंकि इन मॉन्यूमेंट्स के जरिए ह्यूमंस को स्पेशल पावर्स मिली जिन्हें प्रोफेशंस कहा गया, और यही प्रोफेशंस बनी ह्यूमैनिटी की नई ताकत। लोग धीरे धीरे लेवल अप करने लगे, स्किल्स अनलॉक होने लगे, और सालों की ब्रूटल फाइट्स के बाद ह्यूमंस ने फाइनली बीस्ट्स को वापस ब्लैक अबिस में धकेल दिया और अपनी जमीन रिक्लेम कर ली। उसी जीत की याद में हक्सिया एम्पायर ने अपने 9 प्रोविंशियल कैपिटल्स इन 9 मॉन्यूमेंट्स के चारों ओर बसाए, और तब से हर साल एक ग्रैंड सेरेमनी होती है जहां हाई स्कूल स्टूडेंट्स को चुना जाता है फ्यूचर डिफेंडर्स बनने के लिए। क्योंकि सच्चाई ये है कि बीस्ट्स पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं, वो अब भी डार्कनेस में लर्क कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं सही मौके का, और उन्हें हमेशा के लिए रोकने के लिए नई जनरेशन को और भी स्ट्रॉन्गर बनना होगा। इसी तरह ईयर 53 में लिन ट्यान सिटी मॉन्यूमेंट ब्रांच में जॉब ट्रांसफर डे आया। स्टेज पर एक अधिकारी खड़ा हुआ और सेरेमनी की शुरुआत अनाउंस की। कुछ ही पलों में मॉन्यूमेंट हर स्टूडेंट को उसकी टैलेंट के हिसाब से प्रोफेशन असाइन करने वाला था, चाहे कॉम्बैट रोल हो या सपोर्ट रोल। हर किसी पर नेशन हक्सिया की सेवा का ड्यूटी था। फ्यूचर लिटरली इन बच्चों के शोल्डर्स पर टिका हुआ था। स्टूडेंट्स एक्साइटेड थे। 18 साल की पढ़ाई के बाद आज वो दिन था जब उनकी पावर्स अवेकन होने वाली थीं। कोई कॉम्बैट क्लास चाहता था ताकि गिल्ड ज्वाइन करके इजी मनी कमा सके, तो कोई रियलिस्टिक था और जानता था कि वॉरियर बनना इतना आसान नहीं, क्योंकि उनकी स्कूल में कॉम्बैट रोल की सक्सेस रेट सिर्फ 50% थी। तभी सबकी नज़र पड़ी एक क्वाइट स्टूडेंट पर, जो सेरेमनी के दौरान भी सो रहा था। उसका नाम था लिन ट्यान हाओ, स्कूल का सबसे लेजी स्लैकर। लोग कहते थे अगर उसे सपोर्ट प्रोफेशन भी मिल जाए तो मिरेकल होगा। कोई हंसते हुए बोला कि बीस्ट टेमर जैसा यूजलेस क्लास उसी पर सूट करेगा। तभी ट्यान हाओ की नींद खुली। वो लिन ट्यान सिटी हाई स्कूल का लोएस्ट रैंक स्टूडेंट था, लेकिन असल में वो इस दुनिया में रीइंकार्नेट होकर आया था, और आज वो सोच रहा था कि उसे किस तरह की प्रोफेशन मिलेगी। तभी एक बुली उसके पास आया और मॉकिंगली पूछा कि वो क्या बनना चाहता है। ट्यान हाओ ने ग्रिन करते हुए कहा कि उसका गोल है एस रैंक टैलेंट या कोई हिडन क्लास। सुनकर सब हंस पड़े। बोले सपने देखना बंद कर, लास्ट पोटेंशियल टेस्ट में तो उसे सिर्फ सी मिला था। स्टैट्स भी पैथेटिक थे। स्ट्रेंथ 2.9, इंटेलिजेंस 2.8, कॉन्स्टिट्यूशन 1.6, स्पिरिट 1.7, एजिलिटी 1.5। लेकिन फिर भी ट्यान हाओ को यकीन था कि अगर एक नोबडी दूसरी दुनिया में रीबॉर्न हो सकता है तो मिरेकल भी पॉसिबल है। इसलिए वो उम्मीद छोड़े बिना खड़ा रहा। कुछ देर बाद क्लास 2 को स्टेज पर बुलाया गया। नेम्स कॉल होने लगे। सबसे पहले वोंग डोंग गया। उसके मन में बस यही था कि वो ट्यान हाओ जैसे लूजर को दिखाएगा कि असली पावर क्या होती है। फैसिलिटेटर ने बताया कि प्रोसेस सिर्फ 5 सेकंड्स का होगा, डिस्कम्फर्ट नॉर्मल है। उसने मॉन्यूमेंट को टच किया, ब्राइट लाइट फ्लैश हुई और जॉब ट्रांसफर सक्सेसफुल रहा। उसका प्रोफेशन निकला वॉरियर। सिस्टम ने दिखाया टैलेंट सी रैंक। फिर भी फैसिलिटेटर ने कहा कि सी रैंक भी कॉमन लोगों में रेयर होता है। उसे गिल्ड सेंटर भेज दिया गया ट्रेनिंग के लिए। कुछ लड़कियां एक्साइटेड होकर चिल्लाईं, कुछ जेलस हो गईं, क्योंकि वॉरियर मतलब लाइफ लॉन्ग स्टेबल करियर। चलते चलते वोंग डोंग ट्यान हाओ से टकरा गया और बोला उसे पता ही नहीं चला कि कोई वहां था। बोला डेड वेट है क्लास का, पहले भी बुली करता था और अब पावर मिलने के बाद हालात और खराब होने वाले थे। कुछ स्टूडेंट्स ने डोंग को टोका कि सॉरी तो बोल, लेकिन डोंग हंसते हुए बोला कि ट्रैश से मूड खराब नहीं करता, और सबको टैवर्न में ड्रिंक्स के लिए इनवाइट कर दिया। ट्यान हाओ सोचने लगा कि ऐसा इंसान वॉरियर कैसे बन सकता है, और उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई कि उसका खुद का जॉब क्या होगा। बुलीज आपस में बात कर रहे थे कि ट्यान हाओ का जॉब डोंग के सामने कुछ भी नहीं होगा। तभी फैसिलिटेटर ने अगला नाम पुकारा, लिन ट्यान हाओ। वो धीरे धीरे मॉन्यूमेंट की तरफ बढ़ा। मन ही मन बस यही प्रेयर कर रहा था कि कोई भी क्लास मिल जाए जिससे वो सर्वाइव कर सके। उसने हाथ रखा, लाइटनिंग स्पार्क हुई। एक पल के लिए उसे होप हुई कि शायद लक बदल रहा है। लाइट फेड हुई। फैसिलिटेटर ने कहा ब्रेस योरसेल्फ। प्रोफेशन था समनर। ट्यान हाओ डिसअपॉइंटेड हो गया। क्राउड जोर जोर से हंसने लगा। समनर को सीवर टियर प्रोफेशन माना जाता था। टेक्निकली कॉम्बैट क्लास थी, लेकिन समन बीस्ट्स को रेस करना एक्सपेंसिव था और ऑलमोस्ट यूजलेस समझा जाता था। सबने उसे मॉक किया, लगा लाइफ और हार्ड होने वाली है। लेकिन तभी सिस्टम ने अलर्ट दिया। उसने डिटेक्ट किया ट्यान हाओ की ट्रू अवेकनिंग, उसकी रियल आइडेंटिटी अबिसल लॉर्ड, और उसे ग्रांट किया गया एक रैंडम SSS लेवल अबिस टैलेंट। सिस्टम ने एक्सप्लेन किया कि अबिसल लॉर्ड पाथ में हर 10th लेवल पर एक नया SSS अबिस टैलेंट मिलेगा। ट्यान हाओ का दिमाग घूम गया। अगर लेवल 100 तक पहुंचा तो 10 SSS टैलेंट्स, और तभी एक मिस्टीरियस टिकट उसे दी गई जो उसकी डेस्टिनी को कंप्लीटली चेंज करने वाली थी। वो उस ग्लोइंग टिकट को घूरते हुए खड़ा था।
तभी सिस्टम की मैकेनिकल आवाज गूंजी और ड्रॉ की शुरुआत अनाउंस हुई। कुछ ही सेकंड्स बाद सिस्टम ने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया और बताया कि उसे मिला है एक SSS रैंक टैलेंट। नाम था डिमोनिक सैक्रिफाइस। इस स्किल का मतलब था कि यूजर अपनी मैक्स एचपी का एक हिस्सा परमानेंटली सैक्रिफाइस करके अपने समन क्रीचर को इंस्टेंटली लेवल अप कर सकता है और उसे डीमनाइज कर सकता है, यानी उसे हेल से आई डिवाइन पावर्स मिलेंगी। और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि डीमनाइज्ड होने के बाद भी समन एक्सपीरियंस गेन करके और स्ट्रॉन्गर हो सकता था। प्राइस बहुत हैवी था क्योंकि एचपी लॉस परमानेंट था, लेकिन टियान हाओ जानता था कि वो फ्रंटलाइन फाइटर नहीं है। एक समनर होने के नाते उसे खुद फाइट करने की ज़रूरत नहीं थी। जब तक उसके समन स्ट्रांग है वो सेफ रहेगा और फ्यूचर में एचपी बूस्टिंग गियर पहनकर वो इस लॉस को बैलेंस भी कर सकता था। सिस्टम ने डिटेल में एक्सप्लेन किया कि हर 100 मैक्स एचपी सैक्रिफाइस करने पर समन क्रीचर एक लेवल गेन करेगा। इस वक्त तियान हाओ के पास करीब 1000 एचपी थी। अगर वो खुद के लिए मिनिमम 100 एचपी छोड़ दे तो एक समन को सीधे लेवल 9 तक बूस्ट किया जा सकता था। रिस्क बहुत बड़ा था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि इस स्किल को ब्लाइंडली नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से यूज करेगा। लेकिन क्योंकि वो चुपचाप खड़ा रहा, लोगों को लगा कि वो समनर बनने से डिसअपॉइंटेड है। फैसिलिटेटर ने उसे कंसोल करने की कोशिश की और कहा कि लाइफ में और भी रास्ते होते हैं। टियान हाओ ने रिस्पेक्टफुली धन्यवाद कहा और बोला कि वो खुद से कुछ बनकर दिखाएगा। फिर भी क्राउड में मर्मर्स थे। किसी ने कहा कि उसे घर जाकर सीरियसली सोचना चाहिए। टियान हाओ ने ओपनली एक्सेप्ट किया कि समनस को वीक और यूजलेस समझा जाता है, लेकिन उसी मोमेंट उसने खुद से वादा किया कि वो दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट समनर बनेगा। कुछ घंटों बाद वो घर पहुंचा। उसकी छोटी बहन ने पूछा सेरेमनी कैसी रही। उसने बस एक शब्द में जवाब दिया, समनर। सुनते ही उसकी बहन का चेहरा उतर गया। वो शावर से अभी अभी निकली थी, टावल में लिपटी हुई, कंधे पर छोटा टावल रखा था। टियान हाओ ने वो टावल उठाकर उसके गीले बाल सुखाने शुरू कर दिए। उसने हंसते हुए कहा कि अगले साल जब उसका प्रोफेशन अवेकन होगा तो वो मेज बनेगी और अपने भाई को प्रोटेक्ट करेगी। टियान हाओ ने टावल वापस पकड़ाते हुए कहा कि उसे उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, खुद को सेफ रखना ज़्यादा ज़रूरी है। वो पाउटिंग करते हुए बोली कि वो फिर से उसे बुली कर रहा है। तभी टियान हाओ को एक मैसेज मिला और उसने तुरंत कहा कि उसे बाहर जाना है। मैसेज में लिखा था कि स्कूल में एक असेंबली होगी। रीज़न क्लियर नहीं था, लेकिन वो चेक करने निकल पड़ा। क्लास में टीचर ने अनाउंस किया कि इस साल जॉब ट्रांसफ़र रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। 5 वॉरियर्स, 8 मेजेस, 11 सपोर्ट रोल्स और सिर्फ एक समनर। पीछे बैठा डोंग सार्कास्टिकली हंसा और बोला कि वर्थलेस आदमी को वर्थलेस क्लास ही मिली है। समनर को ओपनली मॉक किया गया। सबको यकीन था कि समनर बनने का मतलब लाइफ प्रैक्टिकली ओवर। क्योंकि टियान हाओ का केस थोड़ा अनयूजुअल था, टीचर ने उसे एक मोटी बिगिनर गाइड दी। टियान हाओ ने सिंसियरली थैंक्स कहा। टीचर ने ऐड किया कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए तो वो बेझिझक उससे हेल्प ले सकता है। फिर उसे सीट पर भेज दिया गया। किताब की थिकनेस देखकर टियान हाओ को रियलाइजेशन हुआ कि समनर सच में हायरार्की के बॉटम पर है। इसके बाद टीचर ने बताया कि असेंबली इसलिए बुलाई गई है क्योंकि स्कूल सभी जॉब चेंज्ड स्टूडेंट्स का डिटेल्ड एप्टीट्यूड डेटा कलेक्ट करना चाहता है और वार्निंग दी कि कोई एम्बैरेसमेंट नहीं करेगा। सभी स्टूडेंट्स टेस्टिंग ग्राउंड की तरफ गए। इंस्ट्रक्टर ने टेस्ट स्टार्ट होने का अनाउंसमेंट किया। एक मेज पहले आया। उसने डिवाइस पर स्पेल मारा और स्कोर आया 73, डिसेंट टैलेंट। फिर डोंग की बारी आई। उसने स्वॉर्ड से स्ट्राइक किया और स्कोर आया 89, क्लियरली टॉप टियर स्टूडेंट। फिर टियान हाओ को बुलाया गया। उसने किताब में बेसिक समनिंग स्पेल पढ़ा था, लेकिन प्रैक्टिकली कभी ट्राई नहीं किया था। फिर भी उसने प्रोसेस पर भरोसा किया, किताब खोली और स्पेल चैंट करना शुरू किया। अचानक तेज हवा घूमने लगी, डस्ट उड़ने लगी, सब डिस्टर्ब हो गए। कुछ सेकंड्स बाद डस्ट सेटल हुई और ज़मीन पर एक छोटा सा स्लाइम दिखाई दिया। टियान हाओ स्टन रह गया। पूरी क्लास हंसी से गूंज उठी। स्लाइम इतना क्यूट था कि कोई उसे सीरियसली लेने को तैयार नहीं था। किसी ने जोक मारा कि ये तो बस फ्लोर साफ करने के काम आएगा। स्लाइम उसके पैर से चिपक गया और टियान हाओ को यकीन ही नहीं हो रहा था कि यही उसका समन है। स्टेटस विंडो खुली। लेवल 1, 500 एचपी, 9 अटैक पावर, 2 स्किल्स, करोसिव स्लाइम और स्लाइम स्पिट। टियान हाओ फ्राउंड। 9 अटैक पावर से तो किसी को स्क्रैच भी नहीं आएगा। टीचर ने सबको शांत रहने को कहा और रिजल्ट बोर्ड पर देखा गया स्कोर सिर्फ 9। पूरे हॉल में साइलेंस छा गया। डिसबिलीव था। स्टूडेंट्स फिर हंसने लगे। टीचर ने एनकरेजमेंट देने की कोशिश की। तभी टियान हाओ ने पूछा कि क्या वो एक बार और ट्राई कर सकता है। टीचर ने अलाउ कर दिया। इस बार टियान हाओ ने अपनी क्लास की यूनिक एबिलिटी टेस्ट करने का फैसला किया, डिमोनिक सैक्रिफाइस। उसने सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए 200 एचपी सैक्रिफाइस करने का डिसीजन लिया। बाकी स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे। उन्हें लगा कितनी भी कोशिश कर ले कुछ नहीं बदलेगा। टियान हाओ की एचपी 1000 से घटकर 800 हो गई। तभी रेड लाइटनिंग आसमान से गिरी और स्लाइम पर स्ट्राइक हुई। उसका बॉडी ट्विस्ट होने लगा, शेप बदलने लगी, ट्रांसफॉर्मेशन इंटेंस होती चली गई। और जब सब खत्म हुआ, टियान हाओ के सामने खड़ा था उसका नया कंपेनियन, डीमनाइज्ड स्लाइम। अब लेवल 3, 1200 एचपी, 120 अटैक पावर और 3 स्किल्स, करोसिव स्लाइम, स्लाइम स्पिट और डांस ऑफ द डीमन।
कभी नीला दिखने वाला स्लाइम अब क्रिम्सन रंग का हो चुका था। सिर पर 2 शार्प हॉर्न्स उगाए थे। टियान हाउ ने अटैक कमांड दिया। स्लाइम हवा में उछला और ब्लिंक ऑफ एन आई में टारगेट तक पहुंचकर क्लीन हिट किया। पूरा टेस्टिंग ग्राउंड सन रह गया। सभी की नजरें अचानक स्कोरबोर्ड पर टिक गईं और कुछ ही सेकंड्स के लिए वो स्क्रीन ऐसे फ्लिकर करने लगी जैसे सिस्टम शॉर्ट सर्किट हो गया हो। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया क्योंकि जो नंबर दिखाई दिया वो था 120। एक ऐसा स्कोर जिसे देखकर किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सब स्टंट थे कि टैन हाउ जैसा समनर इतना हाई स्कोर कैसे ला सकता है, खासकर तब जब डोंग जैसे वॉरियर का स्कोर सिर्फ 89 था। डोंग खुद शॉक में था। उसका दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि ऐसा कुछ पॉसिबल है। उसने वहीं खड़े खड़े सवाल उठाया कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हुआक्सिया के लेजेंडरी वॉर गॉड फंग चोंग युन का रिकॉर्ड भी अपने समय में सिर्फ 101 रहा था और अब टैन हाउ का 120। डोंग को ये सीधा इंसल्ट लग रहा था। उसने टैन हाउ पर आरोप लगा दिया कि उसने मशीन के साथ छेड़छाड़ की है, ये कहते हुए कि उसने टेस्ट 2 बार दिया। उसका लैकी भी तुरंत सपोर्ट में बोल पड़ा कि 9 से सीधे 120 जंप करना इम्पॉसिबल है और क्लियरली सस्पिशियस है। टैन हाउ ने मन ही मन माना कि उसने इंटरफेयर जरूर किया था, लेकिन सिर्फ अपनी क्लास एबिलिटी यूज करके अपने समन पर, मशीन को डायरेक्टली चीट नहीं किया था। टीचर ने भी माना कि डाउट्स अनरीजनेबल नहीं है, लेकिन टैन हाउ ने फर्मली कहा कि उसने चीटिंग नहीं की। टीचर खुद मशीन इंस्पेक्ट करने आगे बढ़ा। स्क्रीन पर एक स्ट्रेंज कलर्ड लाइन दिखाई दी। थोड़ी देर एग्जामिन करने के बाद टीचर ने कंक्लूड किया कि मशीन मैल फंक्शन कर गई थी। टैन हाउ ने कोई चीटिंग नहीं की थी। ये सुनकर डोंग को थोड़ी राहत मिली। उसके दिमाग में यही था कि कोई लूजर उसे सरपास नहीं कर सकता। फिर उसने सवाल किया कि टैन हाउ के स्कोर का क्या होगा। उसका लैकी झट से बोला कि ऑब्वियसली स्कोर 9 ही माना जाना चाहिए, क्योंकि पहली बार मशीन परफेक्टली काम कर रही थी और सब ने देखा था। टीचर ने अनाउंस किया कि मशीन मैल फंक्शन की वजह से टैन हाउ का रिजल्ट वॉइड किया जाता है और उसे बाद में रीटेस्ट का मौका मिलेगा। टैन हाउ सरप्राइज था कि उसे दूसरी चांस मिल रही है। कुछ स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया और टीचर पर कवर अप का आरोप लगाया, लेकिन टीचर अपने डिसीजन पर फर्म रहा। उसने कहा मशीन ब्रोकन है, इसलिए टेस्टिंग सस्पेंड की जाती है। जो स्टूडेंट्स टेस्ट नहीं दे पाए, इंक्लूडिंग टैन हाउ, उन्हें रिपेयर के बाद मौका मिलेगा। एक लैकी की आंखें लाल हो गईं, जैसे वो फाइट शुरू कर देगा, लेकिन डोंग की ठंडी नजर पड़ते ही वो पीछे हट गया। डोंग ने स्नियर करते हुए कहा कि रीटेस्ट में भी ट्रैश ही रहेगा और उसे सपने देखते रहने की सलाह दी। फिर वो अपने ग्रुप को लेवल 1 ब्लैक अबिस जाने को बोला। टैन हाउ को याद आया कि ये बिगिनर्स डंजन है और उसके डीमोनाइज्ड स्लाइम को टेस्ट करने के लिए परफेक्ट जगह हो सकती है, इसलिए उसने भी वहीं जाने का फैसला किया। सब अपने अपने रास्ते चले गए। कुछ देर बाद रिपेयरमैन आए और उन्होंने डिस्कवर किया कि मशीन किसी स्टूडेंट की वजह से बैडली डैमेज थी। डैमेज देखकर वो आपस में फुसफुसाने लगे कि कहीं स्कूल ने सच में कोई जीनियस तो पैदा नहीं कर दिया। पास ही खड़ा एक बूढ़ा आदमी टैन हाउ को गौर से देख रहा था। वो उसके पास आया और बोला कि टैन हाउ का फिजिक एक समनर के लिए परफेक्टली सूटेड है। ये लाइन सुनते ही टैन हाउ को अजीब सी फेमिलैरिटी महसूस हुई, जैसे उसने ये वर्ड्स पहले कहीं सुने हों, लेकिन याद नहीं आया कहाँ। उसने पूछा क्या वो सच में उसी से बात कर रहे हैं। जवाब में बूढ़े आदमी ने एक टॉप टियर समनर स्टाफ निकाला और 300 गोल्ड में ऑफर कर दिया। टैन हाउ स्केप्टिकल था। उसे ये बस एक फैंसी स्टिक लग रही थी और प्राइस भी स्कैम जैसी लग रही थी। लेकिन बूढ़े आदमी ने कहा कि वो ये सिर्फ उसे ऑफर कर रहा है क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी डेस्टिनी इंटरट्वाइंड है। किसी और के लिए प्राइस कम से कम 1000 गोल्ड होती। जैसे ही टैन हाउ ने स्टाफ पकड़ी, उसने पावर की सटल वेव्स महसूस की। समनर गिल्ड प्रॉपर ना होने की वजह से अच्छे गियर्स रेयर थे, इसलिए डाउट्स के बावजूद उसने डील कंसिडर की। बूढ़े आदमी ने 300 गोल्ड मांगे, लेकिन टैन हाउ के पास सिर्फ 92 गोल्ड थे। उसने रिक्वेस्ट की कि क्या वो 92 गोल्ड में ही स्टाफ दे सकते हैं। बूढ़े आदमी ने उसे डिपॉजिट के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि स्टाफ रिजर्व रहेगी, किसी और को नहीं बेची जाएगी। लेकिन पूरी तरह क्लेम करने के लिए टैन हाउ को लेवल 1 ब्लैक अबिस मेज के डीपेस्ट पार्ट तक जाकर एक स्पेसिफिक ट्रेजर लाना होगा, तभी स्टाफ ऑफिशियली उसकी होगी। टैन हाउ पीछे हटने वाला था, लेकिन उसे लगा जैसे वो किसी गेम एनपीसी से क्वेस्ट एक्सेप्ट कर चुका है। बूढ़े आदमी ने एक पेपर दिया और कहा कि डीपेस्ट एरिया पहुंचते ही सब क्लियर हो जाएगा। फिर उससे फिंगरप्रिंट लगवाया। टैन हाउ ने पूछा कि वो क्यों किसी स्ट्रेंजर के पर्सनल एरेंड में फंस रहा है, लेकिन आखिरकार उसने स्टैंप कर दिया। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और एग्रीमेंट याद दिलाया। टैन हाउ वहां से थोड़ा डिफीटेड फीलिंग के साथ चला गया। उसके जाने के बाद एक आदमी आया और रिस्पेक्टफुली उस बूढ़े को एल्डर फांग कहकर बुलाया। टीचर ने रिपोर्ट दी कि मशीन टूटने की वजह से टेस्टिंग सस्पेंड हो गई है और एल्डर को फिलहाल लौट जाना चाहिए। एल्डर फांग ने पूछा क्या वो स्टूडेंट को जानते हैं। टीचर ने कहा टैन हाउ उसकी क्लास में है और समनर बनने की वजह से उसका रास्ता काफी टफ होगा। एल्डर ने सहमति में सिर हिलाया। लेवल 1 ब्लैक अबिस के एंट्रेंस पर हवा बर्फीली थी। सामने खड़ा था एक मैसिव स्ट्रक्चर जिसके अंदर पोर्टल था, जिसे कोल्ड वैली अबिस भी कहा जाता है। ये डंजन 3 से 5 लोगों की पार्टी के बिना एंटर नहीं किया जा सकता और लेवल रिस्ट्रिक्शन 1 से 10 तक की थी। रेंज से बाहर जाते ही ओवरसीयर डायरेक्ट पर्ज कर देता। पार्टी रिक्वायरमेंट देखकर टैन हाउ समझ गया कि वो अकेले नहीं जा सकता। उसने लीडर बोर्ड ओपन किया।
मंथली रैंकिंग में टॉप पोजीशन वालों को ह्यूज रिवॉर्ड्स मिलते हैं और इस वक्त नंबर 1 स्पॉट पर था फांग चैंग युन। लीडर बोर्ड स्क्रीन पर जैसे ही तानहो की नज़र पड़ी, उसकी धड़कन एक पल को तेज हो गई, क्योंकि फर्स्ट प्लेस रिवॉर्ड कुछ ऐसा था जिसे अर्ली गेम में कोई इग्नोर नहीं कर सकता था। एक बिगिनर चेस प्लेट जो 30% आर्मर, 20% मैजिक रेजिस्टेंस देता था और मैक्स एचपी को सीधे 120 पॉइंट्स तक बूस्ट करता था। तानहो इंस्टेंटली समझ गया कि ये इक्विपमेंट अर्ली स्टेज में ऑलमोस्ट गेम चेंजिंग है और उसी पल उसने डिसाइड कर लिया कि टॉप रैंक के लिए फाइट करना वर्थ इट है। तभी पास खड़ा एक लड़का हंसते हुए बोला कि बॉटम फीडर जैसे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। जैसे ही उसे पता चला कि तानहू एबिस में एंटर करना चाहता है, उसने मॉक करते हुए कहा कि वो अंदर 10 सेकंड्स भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तानहू को अब ऐसे इंसल्ट सुनने की आदत हो चुकी थी और सामने वही फेमिलियर फेसेस थे, डोंग और उसकी यूजुअल क्रू। डोंग ने तंज कसते हुए कहा कि उसे घर जाकर फार्मिंग ही करनी चाहिए। तानहू ने कामली जवाब दिया कि वो अपने काम से मतलब रखे। तभी उन्होंने उसे चैलेंज किया और याद दिलाया कि डंजन में मिनिमम 3 लोगों की पार्टी चाहिए। डोंग ने जोर से अनाउंस किया कि उनके पास सी रैंक वॉरियर और 2 ई रैंक मेजर्स हैं और क्राउड से पूछा कि कौन उनकी पार्टी ज्वाइन करना चाहता है। बस फिर क्या था, लोग लिटरली उनकी तरफ टूट पड़े। हर कोई स्ट्रॉन्ग पार्टी का हिस्सा बनना चाहता था। एक प्रीस्ट ने भी खुद को प्रमोट किया, होपिंग टू गेट सिलेक्टेड। डोंग ने 2 मेंबर्स चूज किए, उसका लैकी हाइप बनाने लगा, उसकी स्ट्रेंथ और लीडर बोर्ड डोमिनेट करने के प्लान्स गिनाने लगा। नए रिक्रूट्स थोड़े नर्वस हो गए, उन्हें डर लगने लगा कि कहीं वो ग्रुप को स्लो ना कर दें। तभी पोर्टल अचानक पल्स हुआ और उसके अंदर से एक स्कल और बोन्स बाहर उछल आए, जिसने न्यू कमर्स को टेरर में डाल दिया। लैकी ने ग्रिन करते हुए वार्न किया कि पास रहना वरना वही हाल होगा। लीडर ने कहा मूव आउट करते हैं और पूरी पार्टी पोर्टल के अंदर गायब हो गई। तानहू चुपचाप उन्हें जाते हुए देखता रहा। वो जानता था डोंग और उसकी क्रू बैड न्यूज़ हैं और जो नए लोग उनके साथ गए हैं शायद जिंदा बाहर भी ना निकले। डेथ परमानेंट नहीं थी थैंक्स टू रेजरेक्शन, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत हैवी थी, इसलिए बिना मरे डंजन क्लियर करना ही स्मार्टेस्ट स्ट्रैटेजी मानी जाती थी। तानहू ने अपना स्टेटस विंडो एक्टिवेट किया और उसे अपने सिर के ऊपर डिस्प्ले कर दिया। उसमें साफ लिखा था लेवल 1 एस रैंक समनर। ये देखकर पास खड़े एक ग्रुप का ध्यान उसकी तरफ गया। उनमें से एक ने टीममेट्स को एल्बो मारकर कहा कि इसे इनवाइट कर लेते हैं, लेकिन दूसरे ने तुरंत मना कर दिया। उसका कहना था कि एस रैंक होने के बावजूद समना यूजलेस ही होता है। ग्रुप में खड़ी लड़की ने डिसअपॉइंटेड साई ली। उन्हें लगा था कोई प्रॉमिसिंग मेंबर मिला है, लेकिन वो भी डेड वेट निकला और उन्होंने वेट करने का फैसला किया। तभी तानहू की नज़र क्राउड में खड़ी एक लड़की पर पड़ी। उसका नाम लियू था, लेवल 1 बार्ड, ई रैंक टैलेंट। ई रैंक होने की वजह से उसके बफ्स फिलहाल ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थे, कम से कम डी रैंक तक पहुंचने से पहले। उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि वो कई दिनों से वहीं खड़ी है। तानहू उसके पास गया और सॉफ्टली पूछा कि क्या वो टीम अप करना चाहेगी। ऑफर सुनकर लियू ब्लश कर गई। तानहू ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा कि वो लीडर बोर्ड के लिए कम्पीट करना चाहता है, लेकिन कोई उसके साथ पार्टी बनाने को रेडी नहीं है। लियू जानती थी कि ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ड्रीम है, लेकिन तानहू हैंडसम था और वो चांस छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अग्री कर लिया। कुछ सेकंड्स में दोनों ने इंट्रोडक्शंस एक्सचेंज किए। तानहू ने उसे रीअश्योर किया कि डंजन के अंदर मॉन्स्टर्स वो हैंडल करेगा, उसे बस सेफ रहना है। लियू की आंखों में दिल चमक उठे। किसी का उसकी सेफ्टी के बारे में सोचना ही उसे गिडी फील करा रहा था। उसने प्रॉमिस किया कि वो बर्डन नहीं बनेगी। अब बस उन्हें एक और मेंबर चाहिए था। तभी अचानक एक लाउड आवाज गूंजी, गॉडेस क्वीन। हर किसी का सिर उसी दिशा में घूम गया। सुचिंग जैसे ही सामने आई, पूरा एरिया उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, खासकर मैन। वो लेवल 1 रूडिस थी और उसका टैलेंट रैंक काफी अच्छा था। लोग उस पर लिटरली टूट पड़े। हर कोई उसे अपनी पार्टी में लेना चाहता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे सब इरिटेटिंग लग रहे थे। पार्टीज के बीच कमोशन मच गया। तभी तानहू ने कैंपस बेल पहचानी और सरप्राइज की बात यह थी कि क्विंग ने भी उसे पहचान लिया। वो सीधे तानहू के सामने आकर रुक गई और उसे ऐसे घूरने लगी कि वो अनईजी फील करने लगा। उसके दिमाग में चल रहा था कि क्या उसे टीम अप करना चाहिए। फिर प्लेफुल टोन में उसने क्यूट एक्ट किया और डिमांड की कि उसे पार्टी में ऐड किया जाए। उसके एडमायरर्स आग बबूला हो गए, जेलसी से भरे हुए। तानहू अचानक ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस गया। क्विंग ने बिना हेजिटेशन उसका हाथ पकड़ लिया और पर्सनल स्पेस इन्वेट कर लिया। लोग कंप्लेन करने लगे कि आखिर क्यों उसे चुना गया। बेचारा तानहू कुछ किए बिना ही सारी हीट झेल रहा था। इरिटेटेड होकर क्विंग ने उन सब पर चिल्लाया और अनाउंस किया कि वो ऑलरेडी पार्टी ज्वाइन कर चुकी है और सबको गेट लॉस्ट कहा। उसका ब्लंट एटीट्यूड सबको शॉक कर गया। वो पोर्टल की तरफ दौड़ पड़ी। तानहू ने पीछे से पूछा कि आखिर उसने उसी की टीम क्यों चुनी। क्विंग ने ब्लंट ऑनेस्टी से जवाब दिया कि वो लीडर बोर्ड एम कर रही है और उसे 2 कैरी ऑन्स चाहिए। अगर वो ट्रैश को भी फर्स्ट प्लेस तक ले गई तो कोई फिर उसे डाउन नहीं देखेगा। उसके वर्ड्स थोड़े हर्टफुल थे, लेकिन उसने उन्हें स्टैंडिंग अराउंड छोड़कर मूव करने को कहा।
तान्हो ने साई ली, सोचते हुए कि उनकी टीम में अब एक लिटिल प्रिंसेस आ चुकी है। लियू ने सॉफ्टली पूछा कि क्या बस वो तीनों ही होंगे। तान्हो ने कंफर्म किया कि फिलहाल और कोई सूटेबल नहीं है। उसने उसे कहा कि अगर कभी सिचुएशन ज़्यादा डेंजरस लगे तो वो फ्रीली पार्टी छोड़ सकती है और रिट्रीट कर सकती है। तीनों पोर्टल के अंदर कदम रखते ही स्नो कवर डंजन में पहुंच गए। आइसी कोल्ड हवा ने इंस्टेंटली उन्हें हिट किया। तान्हो के कोल्ड रेजिस्टेंस केयर के बावजूद ठंड बोन चिलिंग थी। लियू ने लो लेवल रेजिस्टेंस और कास्ट की। उसने अपनी छोटी हाफ जेंटली प्लग की और गोल्डन वार्म लाइट ने तीनों को रैप कर लिया। क्विंग ने नज़र चुराते हुए कमेंट किया कि शायद वो पूरी तरह यूजलेस नहीं है। तान्हो ने उन्हें रिमाइंड किया कि उन्हें जल्दी मूव करना होगा, क्योंकि वो यहाँ साइट सीन के लिए नहीं बल्कि लीडर बोर्ड को चैलेंज करने आए हैं। अचानक बर्फीली खामोशी को चीरती हुई शैडोज के अंदर से दो चमकती हुई रेड आइज दिखाई दीं। टेन्हो की नज़रें तुरंत शार्पन हो गईं और उसने सामने खड़े उस क्रीचर को एनालाइज करना शुरू किया। वो था एक करप्टेड वॉन्डरिंग वुल्फ, लेवल 1 मॉन्स्टर। स्टेटस विंडो में उसके स्टैट्स साफ दिख रहे थे, 400 HP, 21 अटैक, 200 एजिलिटी और बस 1 डिफेंस। स्किल्स में था प्लेग स्प्रेड और वीकेंड हाउल। एक ट्रैजिक क्रीचर जिसकी सोल कोल्ड वैली अबिस से बंधी हुई थी, एक टूटे हुए शरीर में कैद। स्टैंडर्ड क्लास मॉन्स्टर जरूर था, लेकिन अंडर एस्टिमेट करना डेंजरस हो सकता था। चिंग ने उसे देखते ही पहचान लिया और हल्की मुस्कान के साथ बोली कि टाइमिंग परफेक्ट है, वो प्रैक्टिस करना चाहती थी। और अगले ही पल उसने ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट किया। उसका शरीर शिमर करने लगा और वो एक सेमी बीस्ट फॉर्म, एक ग्रेसफुल स्पिरिट कैट में बदल गई। टेन्हो ने पहली बार एक ड्रूइड की रियल कॉम्बैट फॉर्म देखी। उसकी मूवमेंट्स लाइटनिंग जैसी तेज थीं। वो हवा में उछली और सीधे वुल्फ पर चार्ज कर गई। उसके क्लॉज ने वुल्फ के बॉडी पर डीप स्लैशेस छोड़े। टेन्हो ने नोटिस किया कि वुल्फ के ऊपर रिकरिंग डैमेज टिक हो रहा है। उसने तुरंत डिड्यूस किया कि चिंग के क्लॉ अटैक्स ने ब्लीडिंग इफेक्ट इन्फ्लिक्ट किया है। शुएर जेन्युइनली इम्प्रेस थी। कुछ ही सेकंड्स में वुल्फ गिर गया और लूट ड्रॉप हुआ। वुल्फ पेल्स 20 गोल्ड पर बंडल और वुल्फ फैंग्स 10 गोल्ड पर बंडल। चिंग ने आइटम्स शुएर को थमा दिए, कहती हुई कि वो कोल्ड रेजिस्टेंस ऑरा के लिए इंडेटेड नहीं रहना चाहती। शुएर हल्के से मुस्कुराई और बोली, इतनी फॉर्मल होने की जरूरत नहीं, लेकिन चिंग ने आगे बढ़ने का इशारा किया। टेन्हो ने फॉलन वुल्फ को एक आखिरी नज़र से देखा, मानो अब इसकी क्रूएल्टी को समझ रहा हो। थोड़ी दूर जाते ही 3 और वुल्व्स ने उनका रास्ता रोक लिया। बिना हेजिटेशन चिंग फिर बीस्ट फॉर्म में बदली और उन पर टूट पड़ी। उसने तेजी से उन्हें कट डाउन किया, लेकिन 3 को एक साथ हैंडल करना आसान नहीं था। फिर भी उसकी आइज लीडर बोर्ड पर टिकी थीं। शुएर ने नोटिस किया कि चिंग घायल हो गई है और लो टियर हीलिंग स्पेल ऑफर किया, लेकिन चिंग ने मना कर दिया, कहती हुई कि माना कंजर्व करना बेटर है। उसने पोशन निकाली और पी ली। टेन्हो ने शुएर के कंधे पर हल्की टैप देकर उसे रीअश्योर किया। तीनों अलर्ट होकर आगे बढ़ते रहे, सराउंडिंग स्कैन करते हुए। तभी अचानक चिंग का पैर अननोइंगली एक मैजिक सर्कल पर पड़ गया। उसके इंस्टिंक्ट्स इंस्टेंटली एक्टिवेट हो गए। उसे समझ आ गया कि कुछ गलत है। अगले ही पल ऊपर से एक मैसिव हैमर थंडर की तरह गिरा। वो नैरोली डॉज कर पाई। हथियार एक करप्टेड वॉन्डरिंग ज़ॉम्बी ने फेंका था, एक एलीट मॉन्स्टर लेवल 4, 600 HP, 56 अटैक, 100 एजिलिटी और 5 डिफेंस। स्किल्स में हैमर स्ट्राइक, रॉटिंग स्टेंच और डिवावर। एक सड़ता हुआ कॉप्स जो करप्टेड वुल्फ स्पॉन करता था। ब्रेन ऑलमोस्ट गॉन, लेकिन अग्रेशन रिलेंटलेस। एलीट मॉन्स्टर देखकर चिन को समझ आ गया कि सिचुएशन सीरियस है। शुएर घबरा गई, पूछने लगी कि एलीट यहाँ कैसे आ गया। टेन्हो ने कामली गेस किया कि शायद चिंग ने बहुत ज़्यादा वुल्व्स मार दिए, इसलिए प्रवोक हो गया। ज़ॉम्बी ने फिर हैमर स्विंग किया। अनएक्सपेक्टेड स्पीड ने चिन को कैच ऑफ गार्ड कर दिया। ब्लो इतना पावरफुल था कि वो उड़कर पास के बोल्डर से टकराई और अनकॉन्शियस हो गई। शुएर पैनिक में टेन्हो की तरफ मुड़ी, पूछते हुए अब क्या करें। ज़ॉम्बी फिर हैमर उठाकर अनकॉन्शियस चिंग पर वार करने वाला था। उसी इंस्टेंट टेन्हो ने बिना हेजिटेशन अपना डीमन स्लाइम समन कर दिया। एरिया में थिक मिस्ट फैल गई और लेवल 3 डीमनाइज स्लाइम सामने प्रकट हुआ। टेन्हो ने कमांड दिया, डांस ऑफ द डीमन। स्लाइम स्ट्रीक ऑफ रेड लाइट की तरह आगे बढ़ा। हैमर ग्राउंड पर क्रैश हुआ, जमीन क्रैक हो गई, लेकिन ज़ॉम्बी फ्रीज हो गया क्योंकि चिंग वहां थी ही नहीं। टेन्हो ने काम वॉइस में सजेस्ट किया कि पहले चेक कर ले कि अटैक लैंडेड भी या नहीं। स्लाइम पहले ही चिंग को स्नैच करके सेफ स्पॉट पर टेन्हो को सौंप चुका था। टेन्हो ने शुएर को इंस्ट्रक्ट किया कि वो चिंग को हील करे। वॉन्डरिंग कॉप्स को वो खुद हैंडल करेगा। ज़ॉम्बी ने फिर स्विंग की तैयारी की। टेन्हो ने कमांड दिया, स्लाइम स्पिट। स्लाइम हवा में लीप करके मॉन्स्टर के ऊपर पहुंचा और उसके गुई फेस पर डेविलिश ग्रिन उभरी। अगले ही पल रेड कोरोसिव स्लाइम की बारिश मॉन्स्टर पर बरसने लगी।
क्रीचर ने आर्म्स उठाकर शील्ड करने की कोशिश की, लेकिन टेन्हो ने तुरंत फॉलोअप दिया, डांस ऑफ द डीमन फिर से यूज करो। उसने नोटिस किया कि मॉन्स्टर की डिफेंस टफ है और एक्सपेक्टेड डैमेज का सिर्फ 50% हो रहा है। उसे स्ट्रैटेजी चेंज करनी होगी। मॉन्स्टर फ्लिंच करने लगा क्योंकि उसे रियलाइज हो गया कि स्लाइम का कोरोजन अटैक उसकी फ्लैश मेल्ट कर सकता है। टेन्हो ने क्विक प्लान बनाया और कमांड दिया कि डांस ऑफ द डीमन को स्ट्रॉन्ग कोरोजिव स्लाइम के साथ कंबाइन करके एंकल टारगेट करो। स्लाइम प्रिसिजन के साथ फॉरवर्ड लंज हुआ और मॉन्स्टर के एंकल पर डायरेक्ट हिट किया। इंस्टेंटली ज़ॉम्बी कोलैप्स हो गया। मीनवाइल शुअर हीलिंग मैजिक से चिंग को स्टेबलाइज कर रही थी। कुछ देर बाद चिंग की आंखें फ्लटर हुईं और उसने टेन्हो को फाइट करते देखा। तभी उसे एहसास हुआ कि टेन्हो कितना पावरफुल है। टेन्हो ने एनालाइज किया कि मॉन्स्टर का लोअर बॉडी डिफेंस कंपैरेटिवली वीक है। उसने स्लाइम को रिपीटेडली उसी एरिया पर अटैक करने को कहा। स्लाइम की कोरोजिव रेन मॉन्स्टर की वेस्ट तक अक्यूमुलेट हो गई, यहां तक कि उसका हैमर भी मेल्ट होने लगा। और आखिरकार एक फाइनल कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक के साथ टेन्हो ने करप्टेड वॉन्डरिंग ज़ॉम्बी को खत्म कर दिया। स्नो कवर्ड डंजन की ठंडी हवा में अब सिर्फ हैवी ब्रीदिंग और विक्ट्री की खामोशी गूंज रही थी। इलीट मॉन्स्टर को गिराते ही सिस्टम नोटिफिकेशन चमका और टेन्हो को मिला 120 एक्सपी। साथ में ड्रॉप हुआ कॉप्स हैमर, 10 वुल्फ हाइड्स और 10 वुल्फ फैंग्स, और उसी पल वो लेवल अप होकर लेवल 2 पर पहुंच गया। इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस एक ही फाइट में पाकर वो खुद स्टन रह गया, जबकि शुअर और चिंग दोनों उसकी स्ट्रेंथ देखकर इक्वली शॉक्ड थीं। शुअर ने हिचकते हुए पूछा, क्या समनर्स सच में इतने पावरफुल होते हैं? चिंग ने सिर हिलाया और कामली कहा कि ये क्लास की बात नहीं, ये टेन्हो खुद है जिसकी पावर टेरिफाइंग है। एलीट मॉन्स्टर को सोलो गिराना हर किसी के बस की बात नहीं। टेन्हो धीरे से चिंग के पास आया और सॉफ्टली पूछा कि वो ठीक है ना। उसके कंसर्न पर चिंग हल्का ब्लश कर गई और बोली कि इंजरीज माइनर हैं। शुअर ने याद दिलाया कि उसका हीलिंग चांट स्लो है और उन्हें रेस्ट करना चाहिए, लेकिन चिंग ने तुरंत मैना कॉन्ह्यूवेशन और लीडर बोर्ड रेस की बात कहकर मना कर दिया। उसने इंसिस्ट किया कि वो अभी भी फाइट कर सकती है, पर जैसे ही वो खड़ी हुई उसकी लेग्स वॉबल करने लगीं। टेन्हो ने तुरंत उसे पकड़कर सपोर्ट दिया और शांत आवाज में पूछा कि अगर वो मर गई तो लीडर बोर्ड का क्या होगा। चिंग ने शर्माते हुए एडमिट किया कि उसका पॉइंट वैलिड है। आखिरकार वो रेस्ट के लिए मान गई। टेन्हो ने मैप चेक किया और बताया कि पास में एक केव है जहां वो रात बिता सकते हैं। थोड़ी देर बाद वे केव पहुंच गए। टेन्हो ने कहा वो बाहर गार्ड करेगा और दोनों को रेस्ट करना चाहिए। शुअर मैजिक ओवरयूज की वजह से इतनी एग्जॉस्टेड थी कि लेटते ही सो गई। उसकी क्विक नॉकआउट देखकर दोनों सरप्राइज रह गए। टेन्हो ने चिंग से भी रेस्ट करने को कहा और जैसे ही वो बाहर निकलने लगा, चिंग ने धीरे से उसे अर्लियर रेस्क्यू के लिए थैंक यू कहा। टेन्हो कुछ पल उसे देखता रहा। उसका फेस एम्बैरेसमेंट से लाल था। उसने जल्दी से जोड़ दिया कि वो फेवर्स नहीं भूलती। फिर फ्लस्टर होकर मुड़ी और बुदबुदाई कि वो प्रिटेंड करे कि उसने कुछ नहीं कहा। टेन्हो हल्का मुस्कुरा दिया। शार्प टंग वाली ये नोबल गर्ल अंदर से सिंसियर थी। केव के अंदर से चिंग ने चुपके से उसे जाते हुए देखा। बाहर आकर टेन्हो ने अकेले में अपना स्टेटस चेक किया। लेवल अप के बाद अब वो लेवल 3 पर था। HP 800 से बढ़कर 1200 हो गया, MP 300 से 400, अटैक पावर 12 से सीधे 40, स्पिरिट 80 से 100, डिफेंस 1 से 2, एजिलिटी 50 से 55 और लक 10 से 20 तक जंप कर गया। उसका S रैंक टैलेंट डेमोनिक सैक्रिफाइस इंटैक्ट था और नया स्किल फुली आर्म्ड लेवल 1 पर अनलॉक हो चुका था। ये स्किल उसके स्पिरिट को समन्ड क्रीचर्स के लिए शील्ड और स्टैट बूस्ट में कन्वर्ट करता था। बीस्ट स्लॉट कैपेसिटी अभी 1 आउट ऑफ 2 थी। टेन्हो प्रोग्रेस से सैटिस्फाइड था। उसने फुली आर्म्ड एक्टिवेट किया, HP में 400 का एक्स्ट्रा बूस्ट मिला और उसी बूस्ट की मदद से वो स्लाइम को 4 बार और लेवल अप करा सकता था। लेकिन उसने रियलाइज किया कि HP कैप लिमिटेशन प्रॉब्लम बन सकती है, इसलिए उसने कन्वर्ट स्किल यूज करके 400 HP ट्रांसफर कर दिए। उसका HP वापस 800 पर आ गया और डीमन स्लाइम सीधे लेवल 7 पर पहुंच गया। स्लाइम के स्टैट्स ड्रामेटिकली इंप्रूव हुए। 1400 HP, 140 अटैक, 120 एजिलिटी, 7 डिफेंस और नया स्किल अनलॉक हुआ, स्प्लिट। टेन्हो क्यूरियस हो गया कि क्लोन्स ओरिजिनल जैसे होंगे या नहीं। उसने स्लाइम को सेफ डिस्टेंस पर जंप करने को कहा और कमांड दिया, यूज स्प्लिट। स्लाइम 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। उसने दोनों के स्टैट्स चेक किए, दोनों लेवल 7, लेकिन HP 700 ईच, अटैक 140, एजिलिटी 130, डिफेंस 4। स्किल सेम थे, बस स्प्लिट कॉपीज में अवेलेबल नहीं था। मतलब HP हाफ, एजिलिटी स्लाइट इंक्रीज और डिफेंस ड्रॉप। तभी उसके ऊपर एक टाइमर दिखाई दिया, 3 मिनट्स। टेन्हो स्टन रह गया, ये ड्यूरेशन बहुत कम था। तभी केव के अंदर से अचानक आवाज आई।
उसके सेंसेस फ्लेयर हुए, उसे इंस्टेंटली डेंजर का एहसास हुआ। वो दौड़कर अंदर गया और जो देखा उससे उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। शुअर और चिंग एक मैसिव मॉन्स्टर के सामने खड़ी थीं। बिना हेजिटेशन टैनहो ने स्लाइम को फिर स्प्लिट करने का ऑर्डर दिया। स्लाइम्स ने फॉरवर्ड लंच करके अटैक किया, लेकिन रिजल्ट सिर्फ -25 डैमेज। टैनहो शॉक्ड था। सामने था लेवल 8 जायंट स्नो रैबिट, 800 HP, 80 अटैक, 500 एजिलिटी और 6 डिफेंस। एक बिजार ह्यूमनॉइड रैबिट जो अपराइट खड़ा था। डेंस फर की वजह से बेसिक अटैक्स रेजिस्ट करता था, फ्रोजन एनवायरमेंट्स में थ्राइव करता था। शुअर और चिंग के बीच और क्रीचर के बीच करीब 6 कदम का गैप था और दोनों कोल्ड स्वेट में थीं क्योंकि वो जानती थीं कि उनका मुकाबला नहीं। स्नो रैबिट ने अननेचुरली वाइड माउथ खोला और सीधे टैनहो की तरफ लंच किया। चिंग ने चिल्लाकर उसे केयरफुल रहने को कहा, लेकिन टैनहो ने कैजुअली कहा कि इट्स जस्ट अ रैबिट। डीमन स्लाइम ने स्लाइम स्पिट फायर किया, पर अटैक के दौरान स्नो रैबिट अचानक वैनिश हो गया। अटैक ग्राउंड पर मिस हो गया। अगले ही ब्लिंक में रैबिट स्लाइम के पीछे अपीयर हुआ और पावरफुल किक मारा। स्लाइम केव की दीवार से टकराकर उछल गया और रैबिट ने रिकवरी का मौका दिए बिना पंच पर पंच मारना शुरू कर दिया। नॉन स्टॉप रिलेंटलेस असॉल्ट। केव की दीवारें गूंजने लगीं और लड़ाई ने एक नए खतरनाक फेज में एंट्री की। स्नो रैबिट के रिलेंटलेस असॉल्ट को देखते हुए टैनहो ने तुरंत कमांड दिया कि डीमन स्लाइम रिट्रीट करे और साथ ही डांस ऑफ द डीमन के साथ स्ट्रॉन्ग करोसिव स्लाइम एक्टिवेट करे। स्लाइम टॉप स्पीड पर पीछे हटा, लेकिन टैनहो की शार्प आइज ने तुरंत नोटिस किया कि स्नो रैबिट की एजिलिटी ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल थी। वो हर अटैक को एफर्टलेसली डॉज कर रहा था। शुअर ओवरवेल्म्ड होकर पूछ बैठी कि कोई मॉन्स्टर इतना फास्ट कैसे हो सकता है। चिंग ने टीथ ग्रिट करते हुए बताया कि स्नो रैबिट अबिस के सबसे ट्रिकीएस्ट मॉन्स्टर्स में से एक माना जाता है। कई एक्सपीरियंस टीम्स भी इसके हाथों वाइप आउट हो चुकी हैं, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इस बात की थी कि उन्होंने उसका टेरिटरी एंटर भी नहीं किया, फिर भी उसने अटैक क्यों किया। मीनवाइल स्लाइम के अटैक्स हार्डली डैमेज कर पा रहे थे और सिचुएशन टेंस होती जा रही थी। शुअर ने सजेस्ट किया कि वो भी फाइट में जंप करे, लेकिन टैनहो टफ पोजीशन में था क्योंकि डांस ऑफ द डीमन अर्लियर इंटरप्ट हो चुका था और अब कूल डाउन पर था। उसने स्लाइम को फॉल बैक का ऑर्डर दिया, पर क्रीचर लगातार हिट्स खा रहा था। शुअर और इंतजार नहीं कर पाई और आगे बढ़ने लगी। चिंग ने उसे रोकने की कोशिश की और तुरंत ग्राउंड से एक रॉक उठाकर स्नो रैबिट की तरफ फेंक दिया। स्टोन सीधा उसके फोरहेड पर लगा। रैबिट धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा, उसकी रेड आइज ग्लेयर करने लगी। चिंग फियर से फ्रीज हो गई। तभी रैबिट ने एक फियर्स रोर किया। पैनिक में चिंग ने अपने बैग में हाथ डाला और अचानक एक कैरेट निकालकर उसकी तरफ फेंक दिया। अगले ही पल अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। टेरिफाइंग स्नो रैबिट इंस्टेंटली एक क्यूट कडली बनी में बदल गया और खुशी खुशी कैरेट मंच करने लगा। तीनों स्टन रह गए। टैनहो ने रियलाइज किया कि ये मॉन्स्टर बस हंग्री था। चिंग ने शॉक में शुअर से पूछा कि वो कैरेट्स लेकर अब इसमें क्यों आई। शुअर ने एक्सप्लेन किया कि इमरजेंसी राशंस के लिए लाई थी, लेकिन कैरेट खत्म होते ही रैबिट ने फिर से हॉस्टाइल ग्लेयर दिया। डेंजर सेंस करते ही शुअर पैनिक में भागी और पीछे कैरेट्स फेंकती गई। नेचुरली रैबिट फूड ट्रेल के पीछे दौड़ पड़ा। टैनहो ने कैलकुलेट किया कि कैरेट्स लिमिटेड हैं, अगर अभी एक्ट नहीं किया तो चांस खत्म हो जाएगा। उसने शुअर को बैग चिंग की तरफ थ्रो करने को कहा। चिंग कंफ्यूज थी, पर शुअर ने हेजिटेशन के बिना बैग उछाल दिया। चिंग ने बैरली कैच किया और रैबिट की अटेंशन तुरंत उसकी तरफ शिफ्ट हो गई। इंस्टिंक्टिवली चिंग ने बीस्ट फॉर्म एक्टिवेट किया और मिड एयर लीप करते हुए टैनहो से पूछा उसका प्लान क्या है। टैनहो के पास कोई एलैबोरेट स्ट्रैटेजी नहीं थी, सिर्फ एक क्लियर गोल, किल इट। रैबिट ने दोनों फिस्ट्स के साथ उस पर अटैक किया। उसकी स्पीड ओवरवेलमिंग थी। डॉज करते हुए चिंग ने शाउट किया, रेडी हो। टैनहो ने काम वॉइस में कहा, उसे केव के अंदर ल्योर करो। उसी पल चिंग ने प्लान समझ लिया और बिना हेजिटेशन केव की तरफ दौड़ी। रैबिट पूरी स्पीड से उसके पीछे। केव के डेड एंड तक पहुंचते ही चिंग को कॉन्फिडेंस था कि रैबिट टाइम पर रुक नहीं पाएगा, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। रैबिट वॉल से हेड फर्स्ट टकराया, ऊपर से बोल्डर गिर पड़े। यही स्लाइम का क्यू था। डीमन स्लाइम हवा में उछला और ऊपर से स्टिकी कोरोसिव स्लाइम की बारिश शुरू कर दी। रैबिट पूरी तरह ट्रैप में फंस चुका था। टैनहो ने तुरंत ऑर्डर दिया, स्प्लिट और फिर स्लाइम स्पिट फॉलो अप। रैबिट कॉशियस हो गया। उसकी आइज डार्ट करने लगीं क्योंकि उसे रियलाइज हुआ कि वो सराउंडेड है। डीमन स्लाइम के गुई फेस पर डेविलिश ग्रिन था और वो लगातार रैबिट की हेल्थ चिप अवे कर रहा था। आखिरकार इंटेंस स्ट्रगल के बाद फाइट उनके फेवर में खत्म हुई। टैनहो ने राहत की सांस ली। उसे 200 EXP मिला और नेक्स्ट लेवल के लिए सिर्फ 100 EXP बाकी थे, लेकिन इस बैटल ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। स्नो रैबिट सिर्फ लेवल 6 था, फिर भी स्लाइम स्ट्रगल कर रहा था। उसे समझ आया कि स्लाइम एरिया ऑफ इफेक्ट में स्ट्रांग है, पर सिंगल टारगेट फाइट्स में लैकिंग है। अगर फ्यूचर में सिमिलर फास्ट ओपोनेंट मिला तो सिचुएशन डेंजरस हो सकती है। गर्ल्स भी रिलीव थी। शुअर तो टीयर्स में टूट पड़ी क्योंकि उसे लगा था वो मर जाएगी। वहीं चिंग गुस्से में टैनहो को स्कोल्ड करने लगी कि उसने उसे बेट की तरह यूज किया। टैनहो ने कामली अपोलोजाइज किया और एक्सप्लेन किया कि वो ही एकमात्र इतनी फास्ट थी जो रैबिट के अटैक्स डॉज कर सकती थी। कॉम्प्लीमेंट समझकर चिंग ब्लश कर गई।
फिर उसने इरिटेशन शुअर पर शिफ्ट कर दी, कहती हुई कि अब इसमें कैरेट्स लाकर मेस क्रिएट किया। शुअर ने डिफेंड किया कि ड्राई राशंस यूजफुल हो सकते हैं। चिंग ने हफ करते हुए कहा यहाँ कोई कैरेट चबाने नहीं वाला, और उसे इन्वेंट्री में पैक करने को कहा। तभी टैन्हो ने उन्हें रोका और पॉइंट किया कि एक स्नो रैबिट से 120 एक्सपी मिला, जो अब तक हाईएस्ट यील्ड था। अगर वे और रैबिट्स को ट्रैप में ल्योर कर सकें तो लेवलिंग स्पीड ड्रामेटिकली इंक्रीज होगी। कोल्ड वाली अब इस क्लियर करने के लिए लेवल 10 अब इस बॉस डिफीट करना जरूरी था, और उसके लिए हर मेंबर कम से कम लेवल 4 होना चाहिए। अभी दोनों गर्ल्स लेवल 2 पर थीं और टैन्हो लेवल 3, मतलब कम से कम 5 और स्नो रैबिट्स डिफीट करने होंगे। शुअर हेजिटेंट थी क्योंकि एक को हराने में ही मुश्किल हुई थी, लेकिन टैन्हो ने कॉन्फिडेंट टोन में कहा इस बार वे हंटेड नहीं बल्कि हंटर्स होंगे। चिंग ने तुरंत सपोर्ट किया क्योंकि उसे लीडर बोर्ड तक पहुंचना था और ग्राइंडिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना था। तीनों ने क्विक प्लानिंग शुरू की। ग्राउंड पर कैरेट बेट रखा गया, ट्रैप पोजीशन सेट की गई, और जैसे ही अगला स्नो रैबिट अप्रोच करने लगा उनके चेहरों पर कॉन्फिडेंट स्माइल्स लौट आए। अब गेम बदल चुका था। बोल्डर के पीछे क्राउच होकर परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार करते ही तीनों ने अचानक जंप किया और सरप्राइज अटैक लॉन्च कर दिया। ट्रैप स्ट्रैटेजी फ्लॉलेस थी और अगले 3 घंटे तक कोल्ड वैली अबिस में वही पैटर्न रिपीट होता रहा। ल्योर, ट्रैप, स्प्लिट, क्रोजिव रेन और फिनिश। आखिरकार ग्राइंड का रिजल्ट सामने आया। टैन्हो लेवल 5 पर पहुंच गया, जबकि चिंग और शुएर दोनों लेवल 4 हिट कर चुकी थीं। टोटल 5 घंटे अबिस के अंदर बीत चुके थे। शुएर एक्साइटेड थी क्योंकि सिर्फ 5 घंटे में इतना प्रोग्रेस इनक्रेडिबल था। चिंग ने भी अग्री किया कि स्पीड इंप्रेसिव है। प्रीवियस रिकॉर्ड होल्डर को डंजन क्लियर करने में 8 घंटे लगे थे। शायद वो रिकॉर्ड ब्रेक कर सकें। लेकिन तुरंत उसने खुद को ग्राउंड किया और रिमाइंड किया कि अभी बॉस बाकी है और वो आसान नहीं होगा। टैन्हो भी वही सोच रहा था। गाइड के मुताबिक मेन बॉस था वॉन्डरिंग ज़ॉम्बी लीडर, जो करप्टेड वूल्व्स और वॉन्डरिंग ज़ॉम्बी समन कर सकता था। मतलब फाइट एक लॉन्ग एंड्योरेंस बैटल बन सकती थी। करंट सेटअप के साथ कम से कम 2 घंटे लग सकते थे। शुएर ने पूछा अब प्लान क्या है। चिंग ने सजेस्ट किया कि बॉस फाइट से पहले फुल रेस्ट और रिकवरी जरूरी है। टैन्हो ने अग्री किया और 30 मिनट ब्रेक लिया गया। केद में रेस्ट करते हुए टैन्हो ने फिर कन्वर्ट यूज करके एचपी ट्रांसफर किया। उसका एचपी 1100 से गिरकर 800 हो गया। उसे चिंता होने लगी क्योंकि हर बार एचपी गेन कम हो रहा था। बाहर निकलने के बाद बेटर सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। मीनवाइल डीमन स्लाइम लेवल 9 पर पहुंच चुका था। स्टैट्स अब 1600 एचपी, 150 अटैक, 130 एजिलिटी और 9 डिफेंस। स्किल्स सेम, स्ट्रॉन्ग कोरोसिव स्लाइम, स्लाइम स्पिट, डांस ऑफ द डीमन और स्प्लिट। कोई न्यू एबिलिटी अनलॉक नहीं हुई और स्टैट बूस्ट भी एवरेज था। टैन्हो साइलेंटली होप कर रहा था कि बॉस फाइट मैनेजेबल हो। तभी केव के बाहर अचानक एक लाउड एको गूंजा। तीनों अलर्ट होकर बाहर भागे और सामने जो दिखा उसे देखकर स्टन रह गए। एक मैग्निफिसेंट विंग्ड हॉर्स जिसके माथे पर शाइनिंग हॉर्न था। टैन्हो डिसबिलीफ में बोला, ये क्या है? वो था हिडन बॉस, यूनिकॉर्न, लेवल 10, 1500 एचपी, 120 अटैक, 300 एजिलिटी, 10 डिफेंस। स्किल्स सोल क्लेंजिंग मेलेडी, ऑरा, हॉर्न थ्रस्ट, बीस्ट हूफ स्टॉम्प और फॉलिंग मीटियोर। एक सेक्रेड डिवाइन क्रीचर जो अब इसकी लाइफ फोर्स थ्रेटन होने पर अपीयर करता है, बैलेंस रिस्टोर करने के लिए। टैन्हो शॉक्ड था। यूनिकॉर्न जैसी रेयर एंटिटी से एनकाउंटर लकी था, लेकिन उसके स्टैट्स मेन बॉस से भी हायर थे। डीमन स्लाइम टेंस हो गया। यूनिकॉर्न का हॉर्न एनर्जी से ग्लो करने लगा और उसकी आईज ईरी लाइट से चमक उठी। अचानक टैन्हो ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ स्टिल खड़ा रह गया, जैसे स्पेल में फंस गया हो। वो क्रीचर की एथीरियल ब्यूटी में मेस्मराइज्ड होकर अननोइंगली क्लिफ एज की तरफ चलने लगा। डीमन स्लाइम ने इंस्टिंक्टिवली उसके लेग में बाइट मारा। पेन ने उसे ट्रांस से बाहर निकाला। टैन्हो फ्यूरियस होकर पलटा, लेकिन तुरंत समझ गया स्लाइम ने उसे बचाया है। फिर उसने देखा चिंग और शुएर भी हिप्नोटाइज्ड हैं। वो भी डेंजर की तरफ बढ़ रही थीं। शुएर तो एक कदम दूर थी गिरने से। टैन्हो ने शाउट किया और दोनों को पकड़कर पीछे खींच लिया। बोल्डर के पीछे रखते ही वे स्नैप आउट हो गईं। चिंग कंफ्यूज थी कि हिडन बॉस क्यों आया, जबकि उन्हें लगा था मेन बॉस ज़ॉम्बी लीडर है। टैन्हो ने गेस किया कि यूनिकॉर्न लाइफ गार्डियन है और शायद उन्होंने बहुत सारे स्नो रैबिट्स मार दिए, इसलिए ये अपीयर हुआ। शुएर ने पॉइंट किया कि अनडेड से फाइट करते वक्त ये नहीं आया था। चिंग ने एक्सप्लेन किया, मिनी बॉसेस क्लियर करने के बाद फाइनल एरिया अनलॉक होता है और ज़ॉम्बी लीडर डिफीट करके डंजन क्लियर होगा। लेकिन हिडन बॉस के स्टैट्स कहीं ज़्यादा हाई हैं और वाइप आउट का रिस्क रियल है। शुएर टीयर्स में टूट गई। उसने सजेस्ट किया, रन कर लेते हैं। टैन्हो ने फर्मली कहा, रनिंग ऑप्शन नहीं है। इतने रैबिट्स किल करने के बाद वे ऑलरेडी मार्क्ड हैं। शुएर रिग्रेट करने लगी कि सब मर जाएंगे।
टैनहो ने उसके शोल्डर पर हैंड रखा और रिमाइंड किया कि उसी की वजह से वे लीडर बोर्ड रिकॉर्ड के हाफ टाइम तक पहुंचे हैं। अब सिर्फ बॉस डिफीट करना बाकी है और वो उन्हें हर्ट नहीं होने देगा। चिंग कॉन्फिडेंट एक्ट करते हुए बोली, उसे स्लो मत करना। शुएर ने दोनों को थैंक्स कहा। तभी यूनिकॉर्न ने लाउड रोर किया। उसने उन्हें डिटेक्ट कर लिया था। फाइट स्टैंस रेडी हुआ। यूनिकॉर्न ने हॉर्न थ्रस्ट यूज किया। चार्ज करते हुए ग्राउंड क्रैक हो गया और वो क्लिफ्स क्रॉस कर गया। टैनहो ने स्कैटर होने को कहा। यूनिकॉर्न दूसरी साइड लैंड हुआ और अब स्प्रेड फॉर्मेशन में वो सराउंडेड था। डस्ट सेटल होते ही यूनिकॉर्न फ्यूरियस दिखा और उसने सोल क्लिंजिंग मेलोडी एक्टिवेट की। पेनफुल रेजोनेंस ने तीनों को इंटरनली शेक कर दिया। टैनहो ने शुएर को कॉल किया। उसने तुरंत सेजेस नैरेटिव हिम चैंट करना शुरू किया, रेजिस्टेंस के लिए। ललाबाय प्रास्ट किया एनिमी वीकन करने के लिए, और वॉर गॉड्स मार्च से टीम डैमेज बूस्ट किया। यूनिकॉर्न ने फोकस शुएर पर शिफ्ट किया और रोर करते हुए बीस्ट हूफ स्टॉम्प यूज किया। वो सीधे शुएर की तरफ चार्ज हुआ। फियर में वो फ्रीज हो गई। लास्ट सेकंड पर चिंग ने लीप लगाकर यूनिकॉर्न का हॉर्न पकड़ लिया। खुद को बैलेंस करते हुए उसने उसे हार्ड किक मारी और लाउडली टॉन्ट किया। जवाब में यूनिकॉर्न ने फियर्स ने किया। बैटलफील्ड अब डिवाइन गार्डियन और राइजिंग हंटर्स के बीच अल्टीमेट क्लैश में बदल चुका था। यूनिकॉर्न ने अपनी ग्लोइंग आइज सीधे चिंग पर लॉक कर दी और जैसे ही वो स्प्रिंट करती हुई साइड बदलने लगी, उसने हॉर्न थ्रस्ट एक्टिवेट किया। चिंग ने परफेक्ट टाइमिंग के साथ हाई जंप लगाकर उसे डॉज किया। उसी पल उसे बॉस की रियल स्ट्रेंथ का अंदाजा होने लगा। लेकिन अगला सेकंड ही शॉकिंग था। यूनिकॉर्न भी हवा में लीप कर गया। टैनहो ने जोर से शाउट किया, वॉच आउट, मगर देर हो चुकी थी। हॉर्न सीधा चिंग के चेस्ट में जा धंसा। इम्पैक्ट इतना सडन था कि वो शॉक में फ्रीज हो गई। शुएर पैनिक में उसकी तरफ दौड़ी और उसे जगाने की कोशिश करने लगी। टैनहो ने तुरंत डीमन स्लाइम को बुलाया। अंदर गिल्ट और रेज दोनों इग्नाइट हो चुके थे। स्लाइम लेवल 9 पर इवॉल्व हुआ। HP 1600 से 1700 और अटैक 150 से 160 तक बढ़ गया। यूनिकॉर्न ने डायरेक्शन बदलकर उनकी तरफ ग्लेयर किया। स्लाइम आगे बढ़ा और स्लाइम स्पिट की रेन अनलीश कर दी। करोसिव ड्रॉप्स यूनिकॉर्न के बॉडी पर गिरने लगे। शुएर को उम्मीद जगी कि वे उसे होल्ड कर पा रहे हैं। असल में यूनिकॉर्न की बिगेस्ट वीकनेस डार्क एलिमेंट अटैक्स थी और डीमनाइज स्लाइम परफेक्ट काउंटर साबित हो रहा था। टैनहो ने कमांड दिया, कीप गोइंग। स्लाइम ने और करोसिव स्लाइम रिलीज किया, जिससे यूनिकॉर्न पेन में स्क्रीम करने लगा। एस्केप करने के लिए वो स्काई में उड़ गया, लेकिन टैनहो उसे भागने नहीं देने वाला था। उसने करोसिव स्लाइम और डीमंस डांस कंबाइन करने को कहा। स्लाइम पडल बनकर कंप्रेस्ड हुआ और फिर रॉकेट की तरह हवा में लॉन्च होकर यूनिकॉर्न के फेस तक पहुंच गया। उसने उसका पाथ ब्लॉक कर दिया। यूनिकॉर्न स्टार्टल्ड हो गया। टैनहो ने स्लाइम की क्विक थिंकिंग की प्रेज की। यूनिकॉर्न ग्राउंड पर क्रैश हुआ और फ्यूरियस होकर हॉर्न से सोनिक वेव्स रिलीज करने लगा। टैनहो ने शाउट किया, कवर योर ईयर्स। वाइब्रेशन से केव ट्रेम्बल करने लगा। उसी केओस में यूनिकॉर्न ने स्लाइम पर डायरेक्ट अटैक किया। टैनहो ने तुरंत स्प्लिट कमांड दिया। हॉर्न अटैक नैरोली मिस हुआ और स्लाइम 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब 2 स्लाइम्स फील्ड पर थे। यूनिकॉर्न ने स्टॉर्म स्किल यूज किया। स्प्लिट का टाइम लिमिटेड था, इसलिए टैनहो जानता था फाइट जल्दी खत्म करनी होगी। उसने करोसिव स्लाइम दोबारा यूज करने को कहा। एक स्लाइम हाई जंप करके पीछे से आया, जबकि दूसरा स्टॉम्प में क्रश्ड हो गया। यूनिकॉर्न ने पीछे वाले स्लाइम को सेंस किया, लेकिन रिएक्ट करने से पहले ही स्लाइम ने उसके बॉडी पर हैवी स्प्लैश कर दिया। स्लाइम क्लिंग कर गया और यूनिकॉर्न पेन में स्क्रीम करता रहा। सिवियर इंजरीज की वजह से वो फ्रेंजी मोड में चला गया। टैनहो पैनिक में स्लाइम को बैक ऑफ करने को बोला। जिस स्पॉट पर स्लाइम लैच हुआ था वो बैडली डैमेज था। स्लाइम वापस टैनहो के पास आ गया। यूनिकॉर्न रेज से उन्हें घूर रहा था। टैनहो नेक्स्ट मूव एंटिसिपेट कर रहा था, लेकिन अचानक यूनिकॉर्न में अटैक स्टॉप कर दिया। तभी उसने नोटिस किया यूनिकॉर्न के फीट के पास पर्पल लिक्विड और ग्रास के बिट्स वाला पडल था। चिंग ने इंपेशेंट होकर पूछा वो खड़ा क्या देख रहा है और फिनिश करने को रश की। शुएर भी आगे बढ़ने लगी, लेकिन टैनहो ने वेट करने को कहा। चिंग लीप मारकर यूनिकॉर्न पर झपटी और एक फाइनल स्क्रैच से उसे गिरा दिया। यूनिकॉर्न कोलैप्स हुआ और चिंग प्राउडली खड़ी रही, मगर यूनिकॉर्न विम्पर करने लगा। उसकी आंखों में टीयर्स थे। चिंग पीछे हटी, शॉक की वो रो रहा है। तभी स्काई से ब्राइट बीम डिसेंड हुई और पेनफुल साउंड वेव रिलीज हुई। शॉक वेव इतनी पावरफुल थी कि ग्राउंड शेक करने लगा और रॉक्स गिरने लगे। एक जायंट बोल्डर उन पर गिरने वाला था। टैनहो ने स्लाइम को स्वरो करने को कहा। स्लाइम ने खुद को एक्सपैंड किया और बोल्डर को एनगल्फ कर डिसॉल्व कर दिया। टैनहो ने प्रेस किया, लेकिन और रॉक्स गिरने लगे। पूरा एरिया कोलैप्स होने लगा। उसने सबको क्लोज रहने को कहा। शुएर ऑलमोस्ट हिट हो गई, लेकिन चिंग एजाइल फ्लॉस से रबल हटाती आगे बढ़ी। टैनहो ने शुएर को पकड़ा और स्लाइम ने बैरियर फॉर्म कर दिया। चिंग ने पूछा क्या हो रहा है। टैनहो ने एक्सप्लेन किया गार्डियन मर चुका है और मैजिक फेड हो रही है, इसलिए स्ट्रक्चर कोलैप्स कर रहा है। तभी उसने देखा एक और बोल्डर यूनिकॉर्न की तरफ गिर रहा था। उसने तुरंत स्लाइम को स्प्लिट करके यूनिकॉर्न प्रोटेक्ट करने को कहा। स्लाइम स्ट्रगल करते हुए भी ओबे किया। उसका एक हिस्सा तेजी से यूनिकॉर्न के ऊपर गया और बोल्डर डिसॉल्व कर दिया। फिर बैरियर बनाकर उसे शील्ड किया। यूनिकॉर्न ने ब्लड कॉफ किया और धीरे धीरे माउंटेन स्टेबलाइज होने लगा। कोलैप्स रुक गया। अब वे यूनिकॉर्न के पास गए। चिंग कंफ्यूज थी। टैनहो ने बताया यूनिकॉर्न के ब्लड में हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं और जैसे ही वो ग्राउंड पर गिरा लैंड रिकवर होने लगा। यूनिकॉर्न ट्रेम्बल कर रहा था। चिंग ने इंसिस्ट किया अभी किल कर देते हैं और अब इस क्लियर कर निकलते हैं, लेकिन टैनहो ने फिर रोक दिया। वो इरिटेट हो गई, पूछने लगी क्यों हर बार उसके रास्ते में आता है। शुएर ने भी नोटिस किया यूनिकॉर्न कुछ कहना चाहता है। टैनहो ने
रियलाइज किया कि क्रीचर कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। अचानक यूनिकॉर्न जर्क हुआ, श्वेर फ्लिंच कर गई। चिंग फिर इंसिस्ट करने लगी, किल इट नाउ, टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तभी यूनिकॉर्न ने और ब्लड कॉफ किया और कलैप्स हो गया। और फिर उन्होंने हॉरिफाइंग साइड देखा। उसकी बेली के अंदर से एक हॉर्न बाहर निकला हुआ था, जैसे किसी ने अंदर से टीयर किया हो। अगले ही पल एक दूसरा यूनिकॉर्न इमर्ज हुआ। बैरन लैंड इंस्टेंटली लश ग्रीन में बदलने लगा। चिंग स्टन रह गई। उसे समझ आया बॉस रीइंकार्नेट हो सकता है। वो तुरंत रश हुई नई यूनिकॉर्न को स्ट्रॉन्गर होने से पहले किल करने के लिए, लेकिन टैनहो फिर उसके सामने आ गया। उसने दोबारा वेट कहा। फ्रस्ट्रेशन में चिंग ने वेपन उठाया। टैनहो हटने को तैयार नहीं था। गुस्से में उसने उसे जोर से स्लैप कर दिया। उसके चीक से ब्लड की एक ड्रॉप निकलकर नई यूनिकॉर्न के हॉर्न पर गिरी। हॉर्न अचानक ब्राइट ग्लो करने लगा। चिंग पहले ही टैनहो से इरिटेटेड थी और अब बैटलफील्ड पर एक नई मिस्टीरियस अवेकनिंग शुरू हो चुकी थी।